हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 17 बीपीएससी को लेकर है जो दोस्तों है जो हम है जो स्पेशल है जो आपके लिए क्लास ला रहे हैं। और ये है जो मेरा चौथा क्लास है दोस्तों। और बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल, ये दो इम्पोर्टेंट है जो पार्ट्स होते हैं। और कृषि एग्रीकल्चर यहाँ से है जो क्वेश्चन है जो आपका है जो ज़्यादा पूछता है। तो हम है जो 10 से 12 दिन में है जो आपका बिहार स्पेशल है जो पूरा ख़त्म करेंगे। ये मेरा तीसरा, ये बिहार जो आपका हिस्ट्री है उसका तीसरा लेक्चर है दोस्तों। ये है जो तीसरा लेक्चर है, बिहार पार्ट थर्ड थर्ड है ये। दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है, जाकर है जो आप प्ले लिस्ट में है जो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का एक लेक्चर है जो अभी हुआ है, वो है जो आप जाकर है देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम स्पेशल इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा वही क्वेश्चंस को है जो दोस्तों है जो हम है जो एमसीक्यू के रूप में है जो ला रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो देखिए सब 17 बीपीएससी स्पेशल है जो आपका एमसीक्यू है। चलिए, कल है दोस्तों है जो हमने है जो मगध को ख़त्म कर दिया था, मगध वंश को है जो ख़त्म कर दिया था। आज हम है जो उससे आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता है जो किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, उदयन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास का जो मुक्तिदाता है वो है जो किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को है जो भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उस पर है जो हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान से है जो सुनने का है जो प्रयास कीजिएगा। ये है जो आपका स्क्रीनशॉट लिया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें है जो एक क्वेश्चन में आप 5-6 क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के वापसी के बाद जो व्याप्त जो राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर था दोस्तों, उसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश, हमने जो कल चर्चा किया था नंद वंश के बारे में, नंद वंश के जो अत्याचारी शासक जो घनानंद था उसका है जो वध करके 320 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की है जो स्थापना है जो किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। नंद वंश का जो उन्होंने वध कर दिया, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, और नंद वंश का सबसे अलोकप्रिय शासक जो कौन था, घनानंद था। तो है जो दोस्तों उसके बाद है जो मौर्य वंश आता है, और है जो घनानंद को है जो दोस्तों ये है जो अपदस्थ करके दोस्तों है जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। पुराने के अनुसार चंद्रगुप्त एक है जो शूद्र जाति का था, कहा जाता है पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त जो था एक शूद्र जाति का था, जबकि बुद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय था। जो बुद्ध साहित्य था उसके अनुसार है जो क्षत्रिय था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन बहुत सारे जगह है जो दोस्तों उसको शूद्र जाति का है जो कहा जाता था। मुद्रा राक्षस के समालोचक धनुधीराज धनुनिराज के अनुसार मूरा जो नंद वंश की एक रानी थी, जो संभवतः चंद्रगुप्त की माँ थी। जो मूरा जो थी जो दोस्तों है जो वो है जो चंद्रगुप्त मौर्य की है जो माँ थी या दादी थी, कहा जाता है ऐसा। रास्तरंगिणी के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता कौन थे, शकुनी थे। जो रास्तरंगिणी है जो उसके अनुसार जो कहा जाता है कि इनके जो चंद्रगुप्त के पिता थे वो शकुनी थे। अधिकांश इतिहासकार उसे जो मौर्य कुल का है जो क्षत्रिय मानते थे। जो अधिकांश जो जितने भी इतिहासकार है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को है जो मौर्य कुल का है जो क्षत्रिय है जो मानते थे। ये है जो ध्यान देखिए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश की सबसे पहले यूनानियों के गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता है जो कहा जाता है। जो हमने बताया कि भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जो पश्चिमोत्तर जो भाग था उसमें जो यूनानियों का जो कब्जा था उसको है जो कहीं ना कहीं हरा कर है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने है जो उससे जो रिहा किया था। रिहा करने के बाद है दोस्तों वह है जो भारतीय इतिहास का जो मुक्तिदाता के रूप में है जो जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में जो पराजित किया तथा उसके साथ 305 ईसा पूर्व में है जो संधि कर ली। जो सेल्यूकस निकेटर था दोस्तों उसको हराया, उसके बाद उसे संधि कर ली। और संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को है जो 500 है जो हाथी है जो उपहार में दिए थे, और है जो वैवाहिक संबंध भी है जो दोस्तों है जो फिर है जो उससे जो निभा लिया था। तो भारतीय इतिहास का जो मुक्तिदाता है जो किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की है जो पूरी कहानी है जो कैसे बताया दोस्तों कि घनानंद को उसे हरा दिया। हराने के बाद है जो दोस्तों जो मौर्य वंश की स्थापना किया। कुछ लोग उसे जो क्षत्रिय मानते थे, कुछ लोग है जो शूद्र मानते थे। उनकी माता का नाम नूरा था। आप है जो हमने है जो सब चीज़ बताया कैसे सेल्यूकस निकेटर से जो युद्ध किया, युद्ध करने के बाद है जो उसे संधि की। और है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की है जो थोड़ी सी जो कहानी है, जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इससे है जो आपका 3-4-5 क्वेश्चन है जो जरूर पूछे जाते हैं। इसीलिए है दोस्तों इस क्वेश्चन को है जो मैंने रखा था। चलिए आगे। यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को है जो किस नाम से जानते थे, यूनानी लोग है जो
चंद्रगुप्त मौर्य को है जो किस नाम से जानते थे? ये भी क्वेश्चन है जो वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, दोनों या बोथ? तो दोस्तों है जो दोनों के नाम से है जो यूनानी लोग है जो जानते थे। सेंड्रोकोटस भी कहते थे और एंड्रोकोटस भी कहते थे। कभी कभी कहीं कहीं है जो ई बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों इनकी इनकी जो पूरी पढ़िएगा तो एंड्रोकोटस भी है जो दोस्तों है जो इनको कहा जाता है। तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस है जो दोनों है जो कहा जाता था। चलिए अब इसके है जो इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो है जो आप देखिएगा। अब है दोनों के बीच समानता वैवाहिक संबंध है जो बनाए थे, मैंने बताया था। यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते थे, सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस दोनों कहते थे। बाद में सेल्यूकस का है जो दूत मेगास्थनीज है जो 315 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में है जो पाटलिपुत्र आया। और मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा है जो मिलती है। जो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है दोस्तों है जो इंडिका, उसमें है जो मौर्य प्रशासन के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की है जो चर्चा है जो इसमें मिलती है। तो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस है जो यूनानी है जो चंद्रगुप्त मौर्य को कहते थे। चलिए भारत में प्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करने का है जो श्रेय है जो किसे जाता है? भारत में प्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था है जो लागू करने का है जो श्रेय किसे जाता है? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, उदयन। तो है जो आपका आंसर कौन सी हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य है जो उसका आंसर हो जाएगा। अब है जो आकर है जो थोड़ी सी है जो यहाँ पर देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है। जो सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको है जो हम आपको है जो बताने का है जो प्रयास करेंगे। तो दोस्तों है जो जो मेगास्थनीज थी वो है जो इंडिका के कितने भागों में है जो 6 समितियों के बारे में है जो संगठित होने की है जो बात की थी। भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय है जो किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। यही क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो आपका है जो पूछा हुआ था। यही क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का पूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। जो चंद्रगुप्त के जो है प्रशासन की जो पूर्ण विवरण है कि कहाँ मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिनमें 28 अध्यक्ष एवं 18 तीर्थों की है जो चर्चा है। परिशिष्ट बर्मन के अनुसार अपने शासन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। कौन सा धर्म? जैन धर्म को स्वीकार किया था। किसके अनुसार? परिशिष्ट बर्मन के अनुसार अपने शासन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने है जो जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और भद्र भाव के साथ श्रवणगोला में है जो प्रस्थान कर गया। और प्रचलित जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने उपवास करके संलेखना विधि अपने शरीर का है जो त्याग कर दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने 320 ईस्वी से 298 ईस्वी तक है जो शासन है जो किया। चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजा प्रसाद के अवशेष पटना के समय जो कुम्भरार में है जो मिला है, उसकी खोज है जो दोस्तों है जो स्पूनर ने किया था। किसने किया था? स्पूनर ने है जो किया था। चलिए डायमेकस किसके दरबार में है जो आया था? जो डायमेकस था दोस्तों है जो यूनानी था, वो है जो किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उदयन। तो किसके दरबार में आया था दोस्तों है जो? तो बिंदुसार के है जो दरबार में है जो डायमेकस है जो आया था, यूनानी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार है जो क्वेश्चन है जो इससे है जो पूछता है। चलिए बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा है जो जानकारी है जो आप प्राप्त कीजिए। बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 से 269 ईस्वी पूर्व को यूनानी स्रोतों में अमिटोचेटस, संस्कृत में से है जो अमित्र घात, जिसे दुश्मनों का हंता कहा जाता है, तथा जैन परंपरा के अनुसार सी सेन भी है जो कहा गया है। अमिटोचेटस फिर अमित्र घात, सी सेन अगर किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन में मिले तो आप है जो आंसर किसको मारिएगा? बिंदुसार को है जो आंसर है जो मारिएगा। सीरिया के सेल्यूसिड राजा एंटिकोयस प्रथम और बिंदुसार के मध्य अच्छे राजनीतिक संबंध थे। देखिए दोस्तों विदेशी संबंध है जो कैसे थे, पहले भी इसी प्रकार से जो काम करते थे। तो सीरिया के सेल्यूसिड राजा एंटिकोयस बिंदुसार के दरबार में है जो उसके साथ है जो बहुत अच्छे संबंध थे। बिंदुसार के दरबार में एंटिकोयस का राजदूत डायमेकस आया था। यही डायमेकस जिसका है जो क्वेश्चन है जो आपसे जो पूछे थे, जो डायमेकस किसके दरबार में आया था? तब बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार द्वारा एंटिकोयस प्रथम से मीठा शराब, सूखे अंजीर तथा एक सेफिस्ट ज्ञानी व्यक्ति मौर्य दरबार में है जो भेजने का है जो अनुरोध किया था। बिंदुसार है जो एंटिकोयस से है जो बहुत विद्वान लोग वहाँ होते थे, तो कहा था कि भैया मीठा शराब भेजना है, सूखी अंजीर भेजना है और एक ज्ञानी व्यक्ति है जो भेजना है। मौर्य दरबार में भेजने का है जो अनुरोध किया था। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंध पिंगल वत्स नामक एक भविष्य वक्ता भी थे। जो पिंगल वत्स जो था क्या था? भविष्य वक्ता था। और तारा रात के अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, जो दोनों समुद्रों संभवतः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र थे। जो है जो दोस्तों है जो
पूरा जो जीता था दोस्तों, वो है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच का क्षेत्र था। यूनान के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस को है जो नियुक्त किया था। डायनोसियस को किसने नियुक्त किया था? यूनान के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस को है जो नियुक्त किया था। और अशोक वादन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में है जो विद्रोह हुआ था। ये भी क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है कि किसके शासनकाल में है जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो है जो बिंदुसार के समय जो तक्षशिला में है जो विद्रोह हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर। अगर इसका जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा आपके पास एक मैसेज चला जाएगा। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस भाई को छोड़कर है जो 99 भाई की है जो हत्या कर दी? अशोक ने कहा जाता है दोस्तों कि 100 भाई था, और है जो 99 भाई की है जिन्होंने है जो हत्या कर दिया था, और एक भाई को है जो उन्होंने छोड़ा था, तो उसका क्या नाम था? तिस्सू, तिस्सा, तिसोरा और तुरुस्का। कौन सा भाई था जो उसको है जो छोड़ा था? तो उसका एक छोटा भाई था दोस्तों, सबसे छोटा, तिस्सा नाम था। उसको छोड़कर अपने 99 भाई को है जो मार दिया था। अब कहा जाता है कि पटना में जो शीतल माता का मंदिर है वहाँ पर एक कुआं है, वहीं पर है जो पूरा अपने भाई को मार कर है जो, ऐसा कहा जाता है, कहानी है, लेकिन इतिहास में वो अपने एक छोटा भाई जो तिस्सा था उसको छोड़ कर है दोस्तों है जो अपने 99 भाइयों को है जो मार दिया था। चलिए आगे हम इसके है जो अशोक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, अशोक बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। जब है जब बिंदुसार मरा तो उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, और लगभग 4 वर्ष बाद 272 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक चला। अंततः अशोक है जो 269 ईसा पूर्व में है जो सम्राट बना, और मौर्य वंश की जो महानतम शासक है जो सिद्ध हुआ। 269 में जब संघर्ष हुआ उत्तराधिकार के लिए दोस्तों, तो 269 में है जो अशोक बना, और मौर्य वंश का है जो सबसे महानतम शासक है जो सिद्ध हुआ। दीप वंश और महावंश के अनुसार सत्ता प्राप्त करने के लिए अशोक द्वारा अपने सबसे छोटे भाई तिस्सा, जो क्वेश्चन पूछा गया था, को छोड़कर शेष सभी 99 भाइयों को कत्ल कर दिया था। अब बिंदुसार के एक मंत्री राधा गुप्त ने उत्तराधिकार के संघर्ष में अशोक की सहायता किया था। जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा था दोस्तों, उसमें है जो बिंदुसार का एक मंत्री था राधा गुप्त। राधा गुप्त ने है जो दोस्तों है जो अशोक की है जो मदद किया था उत्तराधिकार के संघर्ष में। हालांकि अशोक ने आरंभ में सम्राट विस्तार की नीति अपनाई, लेकिन 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध के स्थान पर धम्म विजय की है जो नीति है जो अपनाने के है जो प्रेरित किया, और धम्म विजय के उद्देश्य से उसने बहुत सारी चीज़ें हैं जो अशोक ने किया था। वो है जो दोस्तों है जो बहुत सारी है जो नीति अपनाई थी। जब इतना है जो खून की है जो धारा जब कलिंग युद्ध में देखा दोस्तों, उसका है जो हृदय परिवर्तन हो गया, और धम्म नीति की है जो बात की गई, और कहा कि सबसे बड़ा चीज़ है जो धम्म है, लोगों का सेवा करना है। उन्होंने है जो बहुत सारे है जो अभिलेख भी है जो उन्होंने लिखे, और अशोक पहला ऐसा व्यक्ति था दोस्तों जो अभिलेख है जो जारी करने वाला था। तो ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आगे है कि अशोक के किस अभिलेख में अशोक का है जो वर्णन है? अशोक के किस अभिलेख में अशोक अशोक नाम है जो उसमें मिलता है, अशोक का है जो वर्णन है? तो गुजरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, और है जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों है जो मास्की अभिलेख में है जो दोस्तों है जो इसका है जो मिलता है, कौन सा? मास्की अभिलेख में है जो मिलता है। किस अभिलेख में है जो मिलता है इसमें? हाँ, कौन सा अभिलेख है? मास्की अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? मास्की अभिलेख में है जो अशोक का नाम है जो मिलता है। आपको नहीं याद रखे तो मास्क जो पहनते हैं ना, तो याद रखेगा, मास्क चेहरा पर पहनते हैं, तो अशोक जो नाम है वो है जो मास्की अभिलेख में जो मिलता है। कभी कभी है जो भूल जाते हैं, इसीलिए है जो दोस्तों है जो बताने का है जो प्रयास किया। चलिए अब है जो इसके है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लेते हैं। चलिए, अशोक केवल मास्की अभिलेख में अशोक का नाम है जो उल्लेख करता है। देखिए, केवल मास्की अभिलेख में है जो अशोक का नाम है जो उल्लेख करता है, और केवल भाब्रू शिलालेख में मगध के राजा के रूप में, भाब्रू में मगध के राजा के रूप में है जो, और मास्की में अशोक का नाम मिलता है। अशोक का अलंकृत नाम देवनाम प्रियदर्शी था, जिसका उल्लेख जेम प्रिसेप्स द्वारा 1837 में खोजे गए अभिलेख में है। अशोक के शासनकाल में अधिकांश भाग असंधिमता, एक उनकी है जो पत्नी थी दोस्तों, असंघमिता पटरानी बनी रही, तथा इसके मृत्यु के बाद तिसरखा को यह दर्जा प्राप्त हुआ। जब तक अशोक जिंदा था, जिस समय है जो असिंधीमता जो है उनकी जो पटरानी बनी रही, और जैसी उनकी मृत्यु होती है उसके बाद तिसरखा को यह दर्जा प्राप्त हो जाता है। इलाहाबाद स्तंभलेख के अनुसार तिवारा की माता कुराबाकू ने ही संभवतः तिसरखा की उपाधि है जो धारण की थी। जो इलाहाबाद स्तंभलेख के अनुसार जो तिवारा की जो माता था कुरुबाकी, उन्होंने है जो तिसरखा की है जो उपाधि है जो उन्होंने जो ग्रहण की थी। तो है जो बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। मास्की अभिलेख जो है जो उसका नाम मिलता है। भाब्रू अभिलेख में है जो दोस्तों है जो उनके सम्राट के रूप में है जो चर्चा है, मगध के राजा के रूप में चर्चा है, और उसका नाम जो था देवनाम प्रियदर्शी था दोस्तों। चलिए अब है जो थोड़ा सा और है जो थोड़ा सा अशोक के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। संभवतः तिसरखा को उपाधि जो धारण की थी। दिव्यवादान के अनुसार अशोक की तीसरी रानी
पद्मावती थी। जो तीसरी रानी थी पद्मावती। हमने जो तीन 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 के बारे में चर्चा किया, संघमित्रा, दूसरा है जो कुरुबाकी जिसका तिसरखा नाम था दोस्तों, और तीसरा था पद्मावती जो कुणाल अथवा धर्मविद्धन की है जो माता थी, जो उसके जो पुत्र जो श्रीलंका भेजा था कुणाल, उसको जो माता जी थी वो पद्मावती थी, तो अशोक की तीसरी पत्नी थी। संघमित्रा और चारुमती अशोक के दो पुत्रियां थी। संघमित्रा और चारुमती है जो अशोक की दो पुत्री थी, और कुणाल उसका है जो बेटा था। चारुमती का विवाह नेपाल के एक क्षत्रिय देवपाल के साथ हुआ था। उनकी जो एक बेटी थी चारुमती, उसका विवाह नेपाल के क्षत्रिय देवपाल के साथ हुआ था। रास्तरंगिणी के अनुसार कश्मीर मौर्य साम्राज्य का है जो हिस्सा था। रास्तरंगिणी के अनुसार जो कश्मीर जो था उस समय है जो मौर्य वंश का है जो हिस्सा था, तथा अशोक द्वारा श्रीनगर का है जो निर्माण है जो कराया गया था। अशोक द्वारा 14 शिलालेख और 7 अभिलेख का कई छोटे छोटे शिलालेख एवं स्तंभ लेख है जो जारी किए गए। शिलालेख साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र, महत्वपूर्ण शहरों, व्यापारिक रास्तों और धार्मिक स्थलों पर मुख्य रूप से है जो लगाए जाते थे। शिलालेख को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में है जो लिखा गया था, जिससे जनता को पढ़ने तथा समझने में आसानी हो जाती थी। इसका मुख्य रूप से प्राकृत भाषा जो भाषा था दोस्तों, भाषा जो था प्राकृत कभी कभी पूछ देता है, भाषा कैसा प्राकृत, और लिपि है जो कौन था, ब्राह्मणी था। लिपि जो था ब्राह्मणी लिपि था, और ब्राह्मी लिपि जो पूर्वी भारत, खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर भारत तथा ग्रीक एवं अरमाइक लिपि सीमा प्रांत का है जो प्रयोग है जो किया गया था। 3 लिपि के बारे में चर्चा है दोस्तों। पहला है खरोष्टी लिपि जो पश्चिमोत्तर भारत तथा ग्रीक एवं अरमाइक लिपि सीमा प्रांत एरिया का प्रयोग है जो किया गया था। और बिहार में अशोक के अभिलेख है जो शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख बराबर सासाराम और चंपारण से है जो प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों है जो बहुत सारी है जो जानकारियां हैं जो अशोक के बारे में एक सेग्रीगेट करके मिल रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आप है जो समझ सकते हैं। चलिए आगे है जो वहाँ से थोड़ा सा छूटा हुआ था दोस्तों अशोक के बारे में, तो कहाँ से मिले हैं, बिहार में बराबर सासाराम चंपारण से प्राप्त हुए हैं। वैशाली एवं पाटलिपुत्र से अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। वैशाली से और पाटलिपुत्र से स्तंभ, स्तंभ पूछेगा तो वैशाली और पाटलिपुत्र, लेकिन इन पर है जो अभिलेख नहीं उत्कीर्ण है। जो वैशाली और पाटलिपुत्र से मिले हैं उस पर अभिलेख उत्तीर्ण नहीं है, वो है जो सिर्फ स्तंभ लेख है जो दोस्तों है जो वहाँ से मिले हैं, पटना से और वैशाली से। उन पर है जो कोई अभिलेख उत्तीर्ण नहीं है। लेकिन उल्लेखनीय है कि अशोक अभिलेख जारी करने वाला पहला भारतीय शासक था। इन अभिलेखों के माध्यम से उसने सीधे अपनी जनता को धम्म का संदेश दिया। अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष जहानाबाद में स्थित बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण कराया था तथा आजीविकों को है जो रहने के लिए दे दिया था। वह है जो दोस्तों है जो अपने 12वें वर्ष जब भ्रमण पर निकला था तो बराबर की गुफा गया, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर आजीविकों के लिए है जो दोस्तों है जो वहाँ पर है जो रहने के लिए दान है जो दिया था। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप है जो समझने का है जो थोड़ा सा है जो प्रयास कीजिएगा, क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो लेक्चर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मौर्य शासनकाल में पाटलिपुत्रा बौद्ध क्रियाकलापों का है जो बड़ा केंद्र था। पाटलिपुत्रा के प्रमुख विद्वान थे उपवर्षा जो मीमांसा एवं वेदांत के टीकाकार थे। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, उपवर्षा मीमांसा एवं वेदांत के टीकाकार पूछेगा तो उपवर्षा। व्यास जो थे पाणिनि के है जो गुरु थे, व्यास जो थे पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि प्रसिद्ध व्याकरण एवं अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। पाणिनि कौन है, प्रसिद्ध व्याकरण एवं अष्टाध्यायी के रचयिता है। चरक चिकित्सा शास्त्री हैं। पिंगला जो है छंदोबची के लेखक हैं। व्याधि जैमिति सूत्र के संग्रह के लेखक हैं। चाणक्य कूटनीतिज्ञ हैं। तो ये है जो दोस्तों है जो इसको है जो जरूर है जो आप है जो ध्यान है जो रखिएगा। इसको आप है जो वीडियो को बार बार देख के लिख लीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका है जो PDF है जो चला जाएगा। चलिए, महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है जो ईसा पूर्व के 2री शताब्दी में राजगिरी में 36 प्रकार के है जो शिल्पी है जो रहते थे। पुराणों के अनुसार मौर्य का शासन लगभग 137 वर्षों तक चला, और मौर्य वंश का अंतिम शासक विद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, विद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्पमुति सिंह ने है जो 185 ईस्वी में कर मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया था। मौर्य साम्राज्य को खत्म किसने किया था, पुष्पमुति सिंह ने 185 ईस्वी में। रास्तरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य 2 भागों में बट गया था, एक पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। जैसे सबसे बड़ा शासक था, जैसी वो बटा, जैसी है जो दोस्तों उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद मौर्य साम्राज्य पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में है जो विभक्त हो गया था। पूर्वी भाग का शासक दशरथ था, और जबकि पश्चिमी भाग का शासक कुणाल का शासन था जो उसका बेटा था। तो पश्चिमी का है जो कुणाल और पूर्वी का है जो दशरथ था। पुराने के अनुसार दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया, जबकि पश्चिम भाग में है जो कुणाल के बाद संप्रति ने उज्जैन से शासन किया। उसके बाद कुणाल के बाद संप्रति ने शासन किया। अंततः 181 से 180 से पूर्व में मौर्य साम्राज्य पूर्णतः रूप से है जो समाप्त हो जाता है दोस्तों, है जो पूर्णतः रूप से 180-81 ईसा पूर्व में है जो समाप्त हो जाता है, आपका मौर्य वंश है जो समाप्त हो जाता है। चलिए,
ये है जो मौर्य अशोक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, उसको है जो एक में है जो लाने का है जो प्रयास किया। बहुत सारी जगह से है जो दोस्तों है जो, और याद रखने वाली और लैंग्वेज सही होना चाहिए, तब है जो किसी क्वेश्चन को आप बढ़िया से है जो पढ़ सकते हैं। आगे है दोस्तों कि डेमेट्रियस का आक्रमण सबसे पहले जो किस वंश के समय हुआ था? डेमेट्रियस का आक्रमण है जो सबसे पहले जो किस वंश के समय हुआ था? मौर्य वंश, सुगवंश, कनवंश और नन। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो जो आपका है जो डेमेट्रियस का जो आक्रमण हुआ था, वो है जो सबसे पहले जो दोस्तों जो शुंग वंश के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? शुंग वंश के समय है जो डेमेट्रियस का है जो आक्रमण हुआ था। चलिए यहाँ पर है जो इसके डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शंस क्या कहता है? शुंग वंश के काल में ही संभवतः डेमेट्रियस का है जो आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ था। देखिए यही क्वेश्चन था ना, इसीलिए यही क्वेश्चन था। शुंग ब्राह्मण थे, ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति है जो अपनाई, और पतंजलि शुंग वंश के जो राज दरबार में रहता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पतंजलि शुंग वंश के राज दरबार में रहता था। संभवतः मनुस्मृति का संकलन भी है जो शुंग काल में ही हुआ। मनुस्मृति का संकलन है जो शुंग वंश में हुआ, और शुंग वंश का अंतिम शासक है जो देवभूति था। यहाँ से 3 क्वेश्चन बना। सबसे पहला क्वेश्चन, जो डेमेट्रियस का आक्रमण है जो पाटलिपुत्र में शुंग वंश के समय, शुंग ब्राह्मण था दोस्तों, और बौद्ध के प्रति इन्होंने है जो असहिष्णुता की नीति अपनाई। पतंजलि शुंग के दरबार में रहते थे, और मनुस्मृति का संकलन है जो शुंग वंश के शासनकाल में ही है जो हुआ था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। चलिए, कण्व वंश के शासन को कौन है जो अपदस्थ किया था? जो कण्व वंश का जो शासन था दोस्तों, उसको है जो किसने है जो अपदस्थ किया था? तो आंध्र सतवाहन ने है जो दोस्तों है जो कण्व वंश के शासक को है जो अपदस्थ किया था। है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब है जो देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। इसमें है जो दोस्तों कि कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सतवाहन ने अपदस्थ किया था। बीबीआई क्वेश्चन, यूपीएससी भी है जो इस क्वेश्चन को है जो पूछे हुए हैं, बीपीएससी भी इस क्वेश्चन को है जो पूछे हुए हैं। इसके बाद इसके मगध प्रशासन का स्पष्ट प्रमाण है जो नहीं मिलता है। प्रथम शताब्दी में कुषाण नरेश कनिष्क ने पाटलिपुत्र आक्रमण किया। यहाँ हाँ, जो कुषाण नरेश था दोस्तों, वो है जो कनिष्क जो था पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और यहाँ से महात्मा बुद्ध का एक जलपात्र और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गया। अश्वघोष को उसने अपने दरबार पुरुषपुर में परिचय दिया। इसके पश्चात मगध के शासकों ने कुषाणों की अधीनता स्वीकार कर ली। बिहार में कुषाणकालीन अवशेष अनेक स्थान से प्राप्त हुए हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे विपरीत मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण मानते हैं। हालांकि इस काल का इतिहास है जो अस्पष्ट है। कनिष्क के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जो उसने है जो पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद है दोस्तों है जो अपने साथ है जो एक है जो बौद्ध का जो जो बुद्ध का जलपात्र था, और उसके बाद है दोस्तों है जो एक है जो अश्वघोष है जो दोस्तों है जो यहाँ से अपने साथ ले गया था। और उसके बाद कुषाणों की जो मगध के लोग जो थे, वो है जो कुषाणों की है जो अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों है जो बहुत सारे जगह से पता चलता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लिच्छवियों का नियंत्रण है जो उसके बाद रहा, और उसके बाद है जो मगध पर शक मुरुंडों का है जो शासन है जो हो गया था, जो इतिहास में अस्पष्ट है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है जो यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार स्पेशल चल रहा है। आप है जरूर है लिखने का है जरूर प्रयास कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।